जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैलांचल हम लोग जो नेक्स्ट सिलेबस का हिस्सा है ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक दो चीज़ें पहले क्लियर बता देता हूँ। मैलांचल में अपने आंसर में पहली बात मेरीगंज है, मेरीगंज। ठीक है, पिछड़े गांव का प्रतीक। जो इसकी भी बेसिकली प्रस्तावना आप देखेंगे ना, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात ये, गूगल पे सर्च किया कीजिए, जैसा कि मैंने बताया गूगल पे सर्च कीजिए मैलांचल सारांश। तो जब आप सर्च करेंगे मैलांचल सारांश तो देखेंगे पुस्तक अंश यहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो ऐसे आपको पूरा आइडिया लग जाता है ये कि जैसे आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है। समझिएगा, अब आपका एग्जाम नज़दीक है, मैलांचल पढ़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब यहाँ देखें क्या लिखा है, हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, नेपाल की सीमा सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को फणीश्वरनाथ रेणु ने, जहां से वह स्वयं घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, बताया था। कथा नायक क्या है, एक युवा डॉक्टर है, शिक्षा पूरी करने के बाद, ये पूरा मतलब शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, प्रॉपर शॉर्ट में बता दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ अंश यहाँ पर दिया हुआ है, पुस्तक अंश। यही अंश अपने आंसर राइटिंग में जब आंसर लिख रहे हैं तो बीच में लाना है। जैसे रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिश्र पकड़े गए, यह सब खलासी करतूत है। ऊपरी आदमी के सिवा जाल फरेब गांव का और कौन कर सकता है। पुष्पस्तैनी बाबू के लोग टोले में जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक बार रीड करिएगा। ठीक है, ये रीड करिएगा। राजपूतों ने इस पंचायत में ब्राह्मण का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। ध्यान रखिए, ये क्या कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्र ब्राह्मण राजपूत है ना, पूरा डिवाइड है ना, पूरा डिवाइड है। तो आप देखोगे, देखा देखी दूसरे टोली में नियम कानून पंचायत और बंदिश हो गई। बेचारे सहदेव मिश्र को रात भर तंत्रिमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया। जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप को आठ भी नहीं थी, 8 महीने उसका कुत्ता भी नहीं भूखा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है ना। तो ये पूरा आप देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सहदेव मिश्र और फुलिया वाली कहानी आपको पता ही है, कालीचरण। ठीक है, पंचायत, तो ये कुछ कुछ अगर आप कीवर्ड देखेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, जब लिखना है तो ये बात जरूर बताना, प्रस्तावना पढ़ के, मेरीगंज पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र का प्रतीक है। दूसरा, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, डॉट डॉट डॉट, वो वाला लाइन याद रखना है। और कंक्लूजन में कोशिश करनी है इसको भिड़ाने की। ठीक है, तो फूल भी हैं, शूल भी हैं, ये कंक्लूजन में कोशिश करना है कि जो रेणु कहते हैं, रेणु प्रस्तावना कहते हैं, इस मैलांचल ने इसको पूरी तरह से सिद्धि हासिल कर ली है। ऐसे समझिएगा मेरी बात। तो मतलब कि कंक्लूजन में आपको फूल भी हैं, शूल भी, इंट्रोडक्शन में इस तरह का कुछ आपको भिड़ाना है। तो ये दिमाग में रखिएगा। पहले मैं इसीलिए हिंट दे रहा हूँ भिड़ाना है। ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये उपन्यास पढ़ लिया होगा, ताकि हम सीधे क्वेश्चन आंसर और ये सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाना मेरा काम है नहीं डिटेल में। अब देखेंगे पहला जो व्याख्या है। ठीक है, तो व्याख्या पहला है। ठीक है, तो वही है, खम्हार। साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खम्हार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना की मरनी, फिर साल भर की खटनी, दबी पड़नी करके जमा करो। साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैल गाय भर्रा रखो या हलवाहा चरवाहा दो। फिर कर्ज खाओ, फिर खमार का चक्र चलता रहता है। बैलों के झुंड से दबनी मरनी होती है, बैलों के मुंह में जाली का जाप लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खमार के बैलों जैसी है, मुंह में जाली की जाप। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, गरीबों की तुलना बैलों से कर रहे हैं। सीधे सीधे बात है। ठीक है, सीधे सीधे बात है, गरीबों की तुलना बैलों से कर रहे हैं। गोदान में भी याद होगा तो कृषकों की सेम टू सेम हालत थी। ठीक है, गोदान में भी कृषकों की सेम सेम हालत थी। होरी भी यही करता था, पूरे साल फसल बनाता था, वो करता था, फिर जो फसल उगती थी तुरंत उस पर कब्जा करने 50 लोग आ जाते थे। तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर ना मैंने वही बात बताई कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप क्या बताएंगे, आप इसी बात को बताइए इंट्रोडक्शन में कि फणीश्वरनाथ रेणु ने, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु ने, ठीक है, मेरीगंज नामक पिछड़े, ठीक है, या मेरीगंज नामक पिछड़े गांव के प्रतीक से लगभग संपूर्ण ग्रामीण जीवन का अंकन आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला अंचल से किया है। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां, ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां रेणु के, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से रेणु किसानी जीवन के उसको क्या कहते हैं, किसानी जीवन के हालातों को, ठीक है, आप ये कह सकते हैं किसानी जीवन के या आप कह सकते हैं दुष्कर या कठिन हालातों को बड़ी बेबाकी से उद्घाटित करते हैं
और किसानों के प्रति हो रहे शोषण को उजागर करते हैं। तो किसानों के प्रति हो रहे शोषण को उजागर करते हैं। तो ये बात आपको दिख रही होगी, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो अब वही बात बताया है कि किसान अथक परिश्रम से खेती करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो ये क्या है कि खमार का जो मौसम है, बेसिकली खमार का मौसम है, तो उसके पहले किसान कितना मेहनत कर रहा है, 2 महीने की कटनी कर रहा है, 1 महीना पड़नी, 1 महीना की मड़नी कर रहा है, फिर अपना मेहनत कर रहा है, खूब थोड़ा बहुत पैसा जमा करा रहा है, किसी तरह से कर्ज का हिसाब चुका रहा है, ठीक है। जो थोड़ा सा रह जाता है तो उसका शोषण किस प्रकार होता है, सादे कागज पर अंगूठा लगवा दिया जाता है कि सादे कागज पर अंगूठा लगाओ और बाद में ले लेंगे। ये अभी भी चलता है, सबसे बड़ी बात ये अभी भी चलता है। यूपी बिहार में सादे कागज पर अंगूठा लगा के 1 लाख रुपया कर्ज दे देते हैं, फिर जमीन ही हड़प लेते हैं सीधे सीधे। तो बात समझिएगा, खमार में बैलों के धुंड से दबनी मड़नी होती है, खमार में यही कर रहा है दबनी मड़नी, और बैलों के मुंह में जाली का जाप लगा देते हैं। देखो तुलना कितनी बढ़िया कर रहा है कि भाई बैल जो अनाज निकाल रहे, दबनी मड़नी के माध्यम से जब अनाज निकल रहा है, दिख रहा है कि गेहूं है, लेकिन बेचारा बैल खुद ही जोत रहा है, खुद ही गेहूं निकाल रहा है, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जाली का जाब उसके मुंह पे लगा है। इसी तरह से गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी है, वो बेचारे खूब मेहनत करके उगा रहे हैं। यही बात आपको बस बतानी है, यही आपको जो मेन है ना। देखो कभी भी एग्जाम में 7 मिनट का समय है, तो ये पूरा लाइन बाय लाइन आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर बड़ा पैराग्राफ पूछा है तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना बहुत ही मूर्खता है, बहुत ही मूर्खता है, ठीक है। आप देखो क्या है, गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी क्या है, बैलों की तरह ही है कि भाई खुद की जमीन पर मेहनत करके अन्न उगा रहे हैं, लेकिन जाली का जाब लगा रहता है, उस अन्न का उपभोग खुद नहीं कर पा रहे हैं। यही बात मेन थीम है इसकी, आपको बतानी है कि एकदम बैलों की तरह हालत हो गई है किसानों की, किसानों के शोषण को उजागर कर रहा है। और आप छोटा सा बता सकते हो कि पूरा साल भर मेहनत करता है, ठीक है, कर्ज और रीति रिवाज के जाल में पूरा फंसा रहता है। यही सब आपको बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आप कंक्लूजन ये भी बताएंगे विशेष में कि गोदान में भी कृषकों की सेम हालत है, गोदान में कृषकों के प्रतिनिधि होरी की समान हालत है, वह भी कर्ज और मर्यादा के तले दबा हुआ है। आज का किसान का भी सेम हालत है, ठीक है। रचनाकार ने तुलना बैल से की है, बैल के श्रम, मुखभाषी दयनीयता, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं किसान के जीवन। बेसिकली किसान को हमेशा हम लोग बैलों से ही दर्शाते भी हैं, अगर देखोगे तो बैल प्रतीक है किसानी का, ठीक है। तो वो क्योंकि मेहनत कश, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पे इस तरह से बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कि ये सब क्या है, बेसिकली शिल्प शैली में खम्हार, ये जो कीवर्ड्स हैं क्या है, पूरी आंचलिकता, ठीक है। भाषा शैली में पूर्णतः आंचलिकता प्रदर्शित होती है, जो कि रेणु की श्रेष्ठता का एक नमूना है, रेणु की श्रेष्ठता का एक नमूना है। इस बात को आप बताएंगे, ठीक है। और उपमा शैली और रूपक शैली में लिखा गया है, सबको तुलना करते जा रहे हैं बार बार। तो ये आप कंक्लूजन, मतलब ये आप विशेष में बताएंगे, ठीक है, विशेष में बताएंगे। अगला मैं थोड़ा सा जल्दी पैराग्राफ करा रहा हूँ, क्योंकि देखो पैराग्राफ में बस मुझे थोड़ा हिंट ही देना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, ठीक है, और विशेष में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो ही, बाकी तो ये आप रीड करोगे ही करोगे। तो मुझे बस ये बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि मेरीगंज नामक पिछड़े गांव के प्रतीक से रेणु क्या करते हैं, ये शोषण उजागर कर रहे हैं। तो मैंने ये बात आपको इंट्रोडक्शन बताई कि इस प्रकार का आप बताएंगे। तो दूसरा है, इसमें मैं 1-2 चीज़ वो बताऊंगा जो अचानक से हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वो भी मेरा काम है कि मैं आपको वो भी बताऊं, उसके लिए भी आपको तैयार रखूं। देखो ये अचानक से अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया तो तैयार रहना है कि ऐसा ना हो जाए बाउंसर चला जाए, तो ध्यान रखना है। अगला, विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रश्न बरबस सामने आकर खड़ा हो जाता था। विद्यापति के गान कहाँ है, विद्यापति के गान, दिनकर ने एक प्रश्न पूछा था। बेसिकली ये जो गांव है मेरीगंज, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मैथिली भाषा प्रमुख है, और विद्यापति इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। विद्यापद गीत भी होता है पूरा, तो विद्यापति इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है, पदावली, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए उस प्रश्न का जवाब दिया, बहुत दिनों बाद इसको इस प्रश्न का आंसर मिल गया कि विद्यापति के गान कहाँ हैं। तो कैसे मिल रहा है इसको आंसर, जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अनपढ़ गंवार और अर्धनग्नों में कवि, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। वो कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर, बन फूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो इसमें बस आपको एक काम की बात समझनी है। काम की बात क्या है, काम की बात देखो, ये कहता है विद्यापति, आप गांव में देखोगे ना, ग्रामीण क्षेत्र में रोज आपस में लड़ते हैं, एकदम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, गरीबी भयानक है, साफ सफाई
और कोई भी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा, ठीक है, सड़क, कुछ नहीं है, लेकिन खासतौर पे एकदम बहुत गंभीर पिछड़े गांव में अगर आप जाओगे तो ये आपको बुरी कंडीशन दिखेगी। लेकिन जो बड़ी बात है, फिर भी उनके अंदर जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा। ये बहुत, इसकी स्पेलिंग सही देख लेना एक बार, शायद इस तरह से होती है, जिजीविषा। इनके अंदर जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा। तब भी त्यौहार मनाते हैं तो पूरा ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, उसमें खुश होते हैं। तो यही ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो जिंदगी भर बेगारी खटते हैं, ठीक है, बेगारी कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार हैं, अर्धनग्न हैं, मतलब इनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, ठीक है, टूटी झोपड़ियां हैं, लेकिन यही जब उत्सव मना रहे हैं, यही विद्यापति के गान जो गाना है, विद्यापति के जो गीत हैं, इन्हीं के जीवन में क्या कर रहे हैं, उत्साह और उमंग भर रहे हैं, और इन्हें क्या कर रहे हैं, इस जीवन के प्रति भी जिजीविषा उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जीने की इच्छा इनके अंदर भी यह बचाए हुए हैं। तो भाई तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कभी मन फूलों की ओर। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो आप क्या बताएंगे भाई, मेरीगंज नामक पिछड़े गांव के प्रतीक के माध्यम से दर्शाए, यही सेम टू सेम इंट्रोडक्शन देंगे। और यहां पर फिर आप बताएंगे भाई, प्रसंग उसी में जोड़ देंगे कि भारत के गांवों की समस्या को दर्शाया है, ठीक है, भारत के गांव की समस्या को दर्शाया है। और क्या किया है, किस प्रकार जो लोक संस्कृति है, बेसिकली ये बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार लोक संस्कृति गांव के संकटग्रस्त जीवन के बीच रहते लोगों को जिजीविषा प्रदान करती है। तो जो लोक संस्कृति है भाई, गाना बजाना नाचना, किस प्रकार जो इतना संकट में गांव है, मतलब एकदम समझ लो समस्याओं से युक्त हैं, किस प्रकार इनको क्या करती है, लड़ने की, उस समस्या से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है वो है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो भाई सांस्कृतिक संपदा को दर्शाता, तो आप अगर देखोगे तो वही है, भारत के गांव का विविध आज़ादी की लड़ाई के दौरान संकटग्रस्त दिखाई देता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं लिखनी है, इतना आप लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करके आइएगा, ठीक है। तो इतना लिख नहीं पाएंगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर प्रशांत लोगों की बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि उनके जीवन की कठोर परिस्थितियों का भी अनुभव कर रहा है। तो डॉक्टर प्रशांत बेचारा दोनों काम कर रहा है, ठीक है, दोनों काम कर रहा है। जब मेरीगंज के लोगों के जीवन यापन से प्राप्त जो अनुभव को वो देखता है, जब मेरीगंज में देखता है कि इतनी खराबी है, इतनी समस्या है, फिर भी वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, अपनी जीवन सांस्कृतिक परंपरा के बलबूते खिलखिला उठते हैं। अनपढ़, अर्धनग्न, निर्धन, गंवार सब हैं, लेकिन ये जो जीवन परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, जो नाच गाने की परंपरा है, इससे वो क्या होते हैं, एकदम खिलखिला उठते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। तो वही है, विद्यापति के गीतों का लोक रंग उनके दुखों को अपनी कोमलता और लय से ढक देता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर वही कह रहा है, ग्रामीण लोक संस्कृति गरीबों के, वही बात आपको बताना है बेसिकली। और शब्दों का चयन, ये जो शब्दों का चयन है, ओ कवि तुम्हारी कविता ने, तो आपको ये बात बतानी है ना। अब तो ये तो आप पिछली बार के जो लेक्चर था उससे समझ ही गए होंगे कि विराम चिन्हों का कितना बढ़िया प्रयोग किया गया। देखो, ओ कवि मचल कर कहा था, चलो कभी बन फूलों की ओर ... इस प्रकार। और ये पढ़ने पे लग रहा है कि कविता लिखी जा रही है इस प्रकार से। तो लय है, ये गद्य में भी लय है, आप देखोगे, ठीक है, गद्य में भी लय, काव्यात्मक लय की सृष्टि करता है। शब्दों का इतना बढ़िया संयोजन किया गया है, ठीक है। ठीक है, अब अगला देखेंगे जो काम का है। हाँ, इसको बस समझ लीजिए, मतलब ये एक बार पढ़ देखिए, जो अब मैं जो महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ ना, जो महत्वपूर्ण, उसमें कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने, मतलब अपने आंसर में लिखने हैं कि जैसे गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते, सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में अपना दिमाग नहीं खपाते, ठीक है, ये बात समझिएगा, ये लिखना है। पाट का भाव भी तो 20 रुपये मन है, खुशी की बात है, ठीक है। तो ये बात समझिए। तो बेसिकली क्या है, ये गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते, सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में अपना दिमाग नहीं खपाते, अनाज का दर बढ़ रहा है, खुशी की बात है, पाट का दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी खुशी की बात है। 15 रुपये में साड़ी मिलती है तो 12 रुपये मन धान भी तो है, हल का फाल 5 रुपये मिलता है, 10 रुपये में कढ़ाई मिलती है, तो क्या हुआ, पाट का भाव भी तो 20 रुपये मन है, खुशी की बात है। बेसिकली ये समझ लो, ऐसे गाँव के लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं है, ये कहने का ये मतलब है।
है ना। ये जो रेणु हैं, रेणु इसी बात को तो गाँव के लोगों में ज़्यादा सप्लाई डिमांड का वो नहीं है, उनको पता है, उनको ये दिख रहा है कि यार अनाज की कीमत हर साल बढ़ रही है। अब वो खुश हो गए हैं क्योंकि अनाज उगा रहे हैं, बेचारों का अनाज बच नहीं रहा है, इनका अनाज साहूकार मार जा रहा है, इनका अनाज जमींदार मार जा रहा है, इनको पता है कि इनका अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि अनाज का रेट बढ़ा है तो इनको अंदर से खुशी हो रही है, यार अनाज का रेट बढ़ेगा तो हम भी पैसा कमाएंगे, इनके दिमाग में खुशी है। किसी तरह से खींच खाच के जीवन की मूलभूत आवश्यकता इनकी पूरी हो पा रही है, किसी तरह से खींच खाच के मर मुरा के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता इनकी पूरी हो पा रही है, लेकिन ये उसमें भी खुश है, उसको ऐसा लोड नहीं है, ठीक है, उसको लोड नहीं है। हर चीज़ बढ़ रहा है, देखो अनाज का दाम बढ़ रहा है, एकदम सही बात है, खुश हो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अनाज के साथ साथ इन्फ्लेशन जब होती है तो क्या हो रहा है, हर चीज़ का दाम तो बढ़ रहा है, पाट का दर भी बढ़ रहा है, साड़ी का रेट भी बढ़ रहा है, हल का फाल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन इनको बस खुशी इसी बात में कि चलो हम जो अनाज उगा रहे हैं इसका भी दाम बढ़ रहा है। तो ये बात समझिएगा, बेसिकली ऐसा ही करंट में भी होता है। आप देखोगे क्या होता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, एमएसपी, ये बढ़ता है, सही बात है, लेकिन इससे तेज इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। लेकिन किसानों को क्या है, इनकी डिमांड हमेशा रहती है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, इनको उसके पीछे का जो सप्लाई और डिमांड का गेम है वो नहीं समझ में आता। तो आप चाहें तो इसके विशेष में ये प्रासंगिकता भी दिखा देते हैं कि वर्तमान समय में भी किसानों की मांग मूलतः एमएसपी पर केंद्रित होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, लेकिन उसके पीछे की जो सप्लाई डिमांड की चीज़ें, जो उसके कारण बाकी सारी चीज़ों में डिमांड बढ़ रहा है, उस पर नहीं है, ठीक है। फिर ये अब इसमें विशेष में आप क्या दिखाएंगे, यही सब कि, है ना, किसानी जीवन के आर्थिक पहलुओं को प्रस्तुत किया है, शोषण को प्रस्तुत किया है ना, ये बात दिखाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे भूस्वामियों का आर्थिक शोषणकारी की शक्तियों से गठजोड़ है, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं पाट, मन, हल का फाल, ये सब ग्रामीण यथार्थ को प्रस्तुत करने में सहायक बने हुए ऐसे शब्द हैं, आंचलिक शब्द हैं, ठीक है। तो ग्रामीणों को भोलेपन व्यक्त करते हुए छोटे छोटे बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर यहाँ पर ये कीवर्ड थोड़ा सा याद रखना है, बस इसको इसलिए नोट किया है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको बस ये ध्यान रखना है, वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, ठीक है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, दर्द है, अगम बेसिकली ना क्या है, ऐसे ये मतलब बहुत अच्छी बात है, ये जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो जैसे मान लो आया कि इनकी भाषा शैली पर चर्चा करिए, या मैला आंचल उपन्यास की भाषा शैली पर चर्चा करिए, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वह हार्ट नहीं, अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं है। तो इंग्लिश और ग्रामीण अंचल और हिंदी के शब्दों को किस प्रकार इन्होंने एक में पिरोया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। या शॉर्ट में देखिए कितना बढ़िया सूत्र शैली में लिखा है, दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। दिल क्या है, बेसिकली दिल का मतलब हार्ट नहीं है जिसमें दर्द होता है, नहीं, दिल आदमी के मन का मतलब अंदर, या आदमी वह मंदिर है, बेसिकली दिल को कह रहा है वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। मतलब जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो ना, तो आप ऐसे कहते हो कि ये दिल की आवाज़ है मेरी, इस वजह से मैंने ये वाला बहुत अच्छा काम किया। तो बेसिकली ये है, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ काम का, ठीक है, हाँ, ये भी एक लाइन याद रख लेना। मैं फिर काम शुरू करूंगा, ये एकदम अंतिम में है, ठीक है, अंतिम में। मैं इस गांव में प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। ग्राम वासिनी भारत माता, ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा भी है, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। तो बेसिकली सीख भी दे रहा है कि हमारा टारगेट भी ठीक है, हम बहुत बड़ा पूरा देश नहीं बदल पाए, हम कम से कम एक गांव के लोगों को तो हेल्प कर पाएं, इसका बेचारे का यही टारगेट है, ठीक है। तो निराशा के विरुद्ध आशा की विजय दिखती है। बेसिकली ये वाला याद रखना है आपको, ये वाला लाइन याद रखना है। कई बार ये पूछ देगा कि यथार्थ को दिखाने में बहुत ही सफल नहीं रहे, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि जो रेणु है वो यथार्थ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दर्शा पाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दांत दर्द हो रहा है भयानक तरीके से, तो इज्जत को समझिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये जब एक क्वेश्चन पूछता है ना कि रेणु ने क्या किया है, बहुत ही यथार्थ को नहीं दर्शाया, तो ये जो क्या नाम है इसका, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जो है, ठीक है, ये प्रशांत जो है, ये अंत में जब निर्णय ले रहा है ना कि मैं गांव में ही रुकूंगा, गांव के ही सेवा करूंगा, इतने कष्टों के बावजूद उसको जेल में जाना पड़ गया, है ना, और
बहुत सारे मतलब आप देखोगे बहुत सारी समस्याएं हुई अंत में। फिर भी जब गांव पे लौटने की बात कर रहा है तो कुछ लोग आलोचना करते हैं कि यार रेणु यथार्थ नहीं दिखा रहे हैं। कोई भी आज का पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति या जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। आपको एक आध जगह ही दिखेगा स्वदेश मूवी में, ठीक है, तो ऐसा आलोचना कर सकता है। तो वहां पे आप ये वाला एग्जांपल देंगे कि ये स्टेटमेंट कि मैं काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो आप इस बात को बताते हुए बताएंगे कि सही बात है, बहुत ही सामान्य यथार्थ नहीं है, लेकिन आपको गाहे बगाए ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत पढ़ाई करने के बावजूद, बहुत कुछ अर्जित कर सकने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में आके काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप मतलब इसको बताएंगे कि ठीक है, मतलब एक सामान्य यथार्थ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, एकदम ऐसा भी नहीं कि यथार्थ से एकदम हटके है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको रीडिंग करेंगे ये पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली ये समझा दिया कि किस तरह से इसके व्याख्या लिखना है। व्याख्या में ध्यान रखना है, मैंने वही बताया, कोशिश करिएगा कि ग्रामीण मेरीगंज के माध्यम से ये जरूर बताइएगा इंट्रोडक्शन में। विशेष में शिल्प पर जरूर लिखना है, शिल्प पक्ष पर इसमें बहुत जरूरी है, आंचलिक शिल्प है, बहुत जरूरी लिखना है। अब थोड़ा आते हैं आंसर राइटिंग पे, जो इससे रिलेटेड आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग में देखेंगे एक दो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, ये वाला पहले ही बता दे रहा हूँ क्या क्या करूंगा। एक क्वेश्चन ये डिस्कशन करूंगा, रेणु का कथा शिल्प कहाँ आंचलिक जाता है, जो एक माने में ठीक है, पर उपन्यास की दृष्टि में संपूर्ण जातीय जीवन एक साथ समोया हुआ है। यदि ऐसा है तो क्या हम मान सकते हैं कि गोदान के बाद की कथा महिला अंचल कहता है? ये बात एक पहला प्रश्न, इसको केवल डिस्कशन करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। फिर एक प्रश्न है महिला अंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ठीक है, महिला अंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। फिर नायकत्व की दृष्टि से महिलांचल प्रकाश डालिए, इसको केवल डिस्कशन करूंगा। ये वाले प्रश्न को लिखवाएंगे प्रॉपर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन ढंग से लिखवाएंगे, इसको केवल डिस्कशन करूंगा कि आपको देखो बाकी एक क्वेश्चन लिखवाने के बाद ना बाकी चीजें डिस्कशन ही बनती है। इस वजह से कंटेंटवा तो एकदम सेम रहेगा, कंटेंटवा तो आप लोग चेंज कर नहीं पाओगे, सीधी बात है, एकदम सेम रहेगा। बस उसी को अलग अलग तरीके से जो डिस्कशन में बता रहा हूँ उसको मैनेज करना है बस, फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ है, हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है प्रदीप सर की कॉपी, हाँ, ये ठीक है। तो पहले से हम लोग यही करते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रदीप सर की कॉपी से। एक चीज जो ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी, वो ये है, क्या ध्यान में रखेंगे, हाँ, मारिया एजवर्थ और फॉकनर, ठीक है। तो मारिया एजवर्थ और फॉकनर, इन्होंने पश्चिमी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ किया था। उसी परंपरा को रेणु ने हिंदी साहित्य में लाया। रेणु उसी परंपरा को हिंदी साहित्य में लाते हैं, तो ये दो नाम याद रखना है। कोशिश करना आंसर में ये भी भिड़ जाए, तो आंसर में 2-3 चीजें जरूर भिड़ जाएं। ये मारिया एजवर्थ, फॉकनर, अगर जैसे अभी भाषा शैली वाला जो प्रश्न आएगा तो उसमें आप ये बात बता सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर फूल भी हैं, शूल भी हैं, ये जरूर भिड़ जाए। और फिर जो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल जो पढ़े हैं, इनमें से कुछ लाइनें, ये आपके आंसर में अगर आ जाती हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अभी कुछ एग्जाम्पल्स और, तो ये क्या करिए ना, 2 पेज के नोट्स, मैंने इसके लिए अलग से नोट्स बनाए थे, पता नहीं क्यों यार मेरे कॉपी मिला नहीं, और मेरी वो कॉपी भी मिल नहीं रही जिसमें मैंने महिलांचल के नोट्स बनाए थे। बेसिकली मैंने 2 पेज में ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। मैं उसी भरोसे था कि वो बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन अब मिल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब उसको देखेंगे यार, ठीक, तो कोई मतलब लोड नहीं है, कुछ करेंगे उसको। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, तो अभी जब क्वेश्चन भी कराऊंगा ना तो मैं बोल दूंगा कि यार ये एग्जांपल देख लो, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अभी आप 2 पेज में नोट कर लेंगे। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए, एक बार पढ़िए, बहुत उबड़ खाबड़ प्रश्न है। भारत के संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व करता हुआ मेरीगंज जिस रूप में मैला अंचल में व्यक्त हुआ है, वह रूप गांव की नारकीय स्थिति और जन चेतना के दुष्प्रभावों का कलात्मक यथार्थ है। तो मैला अंचल का जो मेरीगंज है ना,
गांव की नारकीय स्थिति का कलात्मक यथार्थ है। यही कह रहा है कि भैया जो गांव की जो एकदम बहुत कैसे तो घटिया हालत है ना, जो बहुत ही बुरी हालत है, वही क्या है दर्शाया गया है इसमें। इस मत के परिप्रेक्ष्य में मैलांचल उपन्यास का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए, कह रहा परीक्षण करना इस मत के परिप्रेक्ष्य में। तो पहली बात आपको ये बात दर्शानी है कि हाँ ठीक है, मेरीगंज में नारकीय स्थिति गांव की है और जन चेतना के दुष्प्रभावों का कलात्मक यथार्थपूर्ण वर्णन किया गया। पहले सबसे पहले आपको इस आंसर में क्या दिखाना है, यही बात दिखानी है, यही बात दिखानी है। फिर आपको ये बात भी बताना है, क्योंकि कह रहा है परीक्षण कीजिए, आपको बताना नहीं केवल नारकीय स्थिति ही नहीं है, रेणु क्या करना चाहते हैं, फूल के साथ शूल भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मिट्टी के साथ चंदन भी, वो याद रख लेना, वो लाइन मिट्टी के साथ चंदन भी, नहीं याद आए तो इस तरह से लिख लेना, गुलाब के साथ चंदन भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कीचड़ भी, जो भी है, मतलब वो लाइन याद रख लेना। इसलिए उन्होंने क्या किया है, सकारात्मक चीजों का भी वर्णन किया है, सकारात्मक चीजों का भी वर्णन किया है, और कुछ सकारात्मक चीजें भी आपको अंतिम में दिखानी है। तो प्रश्न की डिमांड ये है, प्रश्न की डिमांड पे। अब जैसे मैं आपको कहता हूं ना कि देखो आंसर राइटिंग में बहुत बढ़िया तरीका होता है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया तरीका होता है ना, ठीक है, एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि ठीक है आप उत्तर लेखन के बीच में ही एग्जाम्पल ऐड करते जाइए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं अपनी तरफ से बताता हूं, इंट्रोडक्शन आपको ये लिखना है कि मारिया एजवर्थ और फॉकनर की परंपरा को हिंदी साहित्य में लाते हुए, ठीक है, परंपरा को हिंदी साहित्य में लाते हुए रेणु ने स्पष्टतः, ये इंट्रोडक्शन होगा, स्पष्टतः मैलांचल को आंचलिक उपन्यास कहा है तथा यह स्पष्ट किया है कि मेरीगंज जो कि भारत के समस्त पिछड़े ग्रामों का प्रतीक है, ये बात आपको लाइन में स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये लाइन में स्टार्ट करनी है। ठीक है, समस्त पिछड़े गांव का प्रतिनिधि माना है, मेरीगंज को समस्त पिछड़े गांव का प्रतीक माना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंचलिकता है लेकिन समस्त पिछड़े गांव का प्रतीक माना है। ठीक है, तो यही बात आपको इंट्रोडक्शन में दिखानी है कि रेणु स्वयं कह रहे हैं कि आंचलिक उपन्यास है, लेकिन आंचलिकता तक ही सीमित नहीं है। जो यथार्थ है वो क्या है, यथार्थ वो क्या है, संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व करता है। रेणु ये भी बात कर रहे हैं कि उपन्यास आंचलिक है लेकिन संपूर्ण गांव का प्रतिनिधि कर रहा है। तो आप ये बात इंट्रोडक्शन में मारिया एजवर्थ और ये ला देंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और मैं वही कोशिश करूँ 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाने की। ठीक है, तो ये बात फोकस करना है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखेंगे, इस उद्देश्य के साथ वे मेरीगंज का सर्वांग विवेचना करते हैं। तो ये तो एकदम सर ने बहुत शानदार लिखा, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है, कुछ वैल्यू एडिशन दिखेगा तो हम लोग देख लेंगे। गांव की स्थिति का मार्मिक चित्र उपस्थित करते हैं। ठीक है, मैला शब्द ही, अब देखो यहां पर कितना बढ़िया बताया कि मैला अंचल में मैला शब्द ही क्या है, गांव के नारकीय स्थिति और जन चेतना के दुष्प्रभावों को वर्णन कर रहा है। तो ये बात बताएंगे। इस बात का होता है कि गांव की स्थितियां स्वर्गीय नहीं नारकीय है, वहां व्यक्ति नहीं इंसान रूपी टिकोलों पर दृष्टि जाती है। अब देखो क्या किया इन्होंने, जो उपन्यास के कीवर्ड्स हैं उसको बीच में ले दिया और लिखते लिखते आंसर लिख देते। स्वर्गीय नहीं नारकीय, व्यक्ति नहीं इंसान रूपी टिकोलों पर दृष्टि जाती है। गरीबी का आलम यह है, अब फिर देखो एग्जाम्पल, आम की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो गरीबी ये दिखा रहा है। आप चाहो तो अलग तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो गांव के लोग देखने में बहुत सीधे साधे हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है, गांव के लोग देखने में बहुत सीधे साधे हैं लेकिन वे उतने ही अंधविश्वासी, लेकिन यदि सीधेपन का मतलब, लेकिन यदि सीधेपन का मतलब अंधविश्वास, अनपढ़ और अविश्वास से है तो वे सीधे हैं, नहीं तो वे इतने चालाक हैं कि वाला जो स्टेटमेंट रेणु का, ये वाला स्टेटमेंट देख लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता। आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, कि कुछ बेच खाएं, पता नहीं क्या आदमी को बेच दें, कुछ ऐसा समथिंग है। ठीक है, एक तरफ भयावह गरीबी है तो गरीबी की समस्या पहले दिखाई। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पूरे मैला अंचल में जितनी समस्याएं वर्णित हैं शॉर्ट में उसको दिखाने की। गरीबी की समस्या है, क्या क्या समस्या है नोट कर लो। गरीबी की समस्या है, मंदिरों में होने वाले शोषण की समस्या है। ठीक है, लक्ष्मी का शोषण सब लोग करते हैं, जितने रहते हैं सब शोषण करते हैं। ठीक है, जातिवाद की समस्या है, जातिवाद, गांव के लोग कितने जातियों में विभक्त हैं। ठीक है, तो पूरा गांव में क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हो ब्राह्मण, ठाकुर, है ना, ये क्या है पूरा यादव, ये लोग क्या है, पूरा विभाजन है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके नीचे निचली जातियां हैं।
ठीक है, इसके नीचे निचली जातियाँ हैं, संथाल हैं बेसिकली, ठीक है। मंदिरों में मठों में पल रहा अंधविश्वास, ठीक है, तो गरीब मंदिरों में जो अंधविश्वास है, शोषण है, वो है समस्या है, जातिवाद की समस्या है, आपसी विवाद की समस्या है, अद्वेष, ठीक है, ये विवाद की समस्या है, ठीक है। सच्चाई है, लक्ष्मी जैसी अबोध बालिका बूढ़े गिद्ध के हाथे शोषण का शिकार होती है, तब भी दोख लक्ष्मी का। ये देखो, अब यहाँ पे दोष नहीं लिखा इन्होंने, लिखा दोख, जो आंचलिकता है भाषा की। देखो, इसीलिए ये आंसर बहुत ही श्रेष्ठ आंसर माना जाएगा। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार के आंसर्स को देख के सीखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा आंसर लिख देते हैं ना, तो आपको सीधी सीधी बात है, आप कमाल कर देंगे। तो इस प्रकार के आंसर देखिए कि भैया लक्ष्मी जैसी अबोध बालिका बूढ़े गिद्ध के हाथों शोषण का शिकार होती है, तब भी दोख लक्ष्मी का ही है, दोख लक्ष्मी का है। यहाँ शासन भी शोषण तंत्र का हिस्सा मात्र है, ठीक है। तो शासन भी क्या है, शोषण तंत्र का हिस्सा मात्र है ना। जो तहसीलदार के माध्यम से लोगों की जमीन हड़पता, वही किसान कर्ज में इस प्रकार दबाए कि साल भर की खटनी, अभी हमने किया था ना, महीने भर की मड़नी के बाद खम्हार का पूरा धान जमींदार के घर जाता है, किसान क्या नहीं। तो किसानों के शोषण की समस्या, चौथी समस्या किसानों के शोषण की समस्या। लेकिन तो जब समस्या दिखाया जा रहा है तो किस प्रकार आंसर लिखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साल भर की खटनी, महीने भर की मड़नी के बाद खम्हार का पूरा धान जमींदार के घर जाता है, ठीक है। अच्छा, शासन भी शोषण तंत्र का हिस्सा क्या है, याद आ रहा है कुछ, देजावू टाइप का, न्याय व्यवस्थापकों के अधीन है। मैं यही पाया हूं कि न्याय व्यवस्थापकों के अधीन होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि मत करिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जबरदस्ती आंचलिक उपन्यास को क्यों दिव्या से कनेक्ट करना है। ज्योतिकी काका जैसे लोग, ज्योतिकी काका उसी शोषण सामाजिक व्यवस्था में शीर्ष पर बैठे हुए, जिसमें जातिवादी घृणा, मैंने भी बताया जाति वाली समस्या है, इन्हें मरा कायस्थ भी बिसाता है। और ये मानते हैं और लोगों से मनवाते भी हैं कि डॉक्टर लोग, तो ज्योतिकी काका जैसे लोग ऐसे हैं, सामाजिक व्यवस्था में शोषण पर शीर्ष में बैठे हैं। देह में सुई भोंक कर जहर दे देते हैं, देखो ये कीवर्ड देखो, देह में सुई भोंक कर जहर दे देते हैं। तो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, पूरा आंचलिक ही आंसर लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, एग्जामिनर को बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अंधविश्वासों के कारण, फिर अगली समस्या अंधविश्वास की समस्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिकली समस्याएं दिखा दी थी। अंधविश्वास के कारण कमली को पागल होना पड़ता है और गणेश की नानी को मरना पड़ता है। लड़की की जात बिना दवा के ही आराम हो जाती है, ये क्या है, लड़की की जात बिना दवा के ही आराम हो जाती है, और नीच जात लतियाए अच्छा की भावना उच्च वर्ग में व्याप्त है। तो देख रहे हो ये कीवर्ड की ऊंच नीच का किस प्रकार विभेद है गांव में, पूरा एकदम ढंग से बताया गया। अब ये आंसर आप पढ़ोगे, आपको यार ये जो जिसने लिखा है ना, इसको समझदारी है, इसको पेपर की समझ है। ये एग्जाम्पल अलग से नहीं कोट कर रहा है, ये नहीं लिख रहा है उदाहरण ऐसा हुआ, ये नहीं कह रहा है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग में उदाहरण ऐसा कहा जाता है, या ये कह रहा है कि नीच जात लतियाए अच्छा, नहीं। आंसर फ्लो में ही एग्जाम्पल दिख रहा है कि अंधविश्वासों के कारण कमली को पागल होना पड़ रहा है, भाई कमली को पागल घोषित कर दे रहे हैं, अंधविश्वास है। और गणेश की नानी को मरना पड़ रहा है। लड़की की जात बिना दवा के आराम हो जाती है, और नीच जात लतियाए अच्छा। डॉक्टर प्रशांत लोग अंततः रोग की जड़ गरीबी और जहालत को ही मानते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नारकी स्थिति और जनचेतना के दुष्प्रभाव को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है, जहां लोक नृत्य और संगीत की उपस्थिति कला पक्ष की घोतक है। तो आप इस बात को बताएंगे कि कलात्मक रूप से कैसे किया उन्होंने, आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड पॉइंट में, कि कलात्मक यथार्थ इस प्रकार से दर्शाया, हर कुछ अंशों के बाद विद्यापति के गीत, ठीक है, नृत्य इत्यादि क्या करते हैं, सामाजिक जीवन में जिजीविषा को दर्शाते हैं, ठीक है, सामाजिक जीवन में जिजीविषा को दर्शाते हैं। फिर आप लिखेंगे परंतु रेणु यही नहीं रुकते, या रेणु बेलांचल में यही नहीं रुकते, उन्होंने शपथ ली है, या उन्होंने प्रारंभ में ही बताया इसमें फूल भी हैं शूल भी हैं, तो शूल पक्ष के साथ इन्होंने फूल पक्ष का भी वर्णन किया। आप चाहें तो ऐसे लिख दें, इतने शूल पक्षों के साथ उन्होंने फूल पक्ष का भी वर्णन किया है। और यहां आशा और विश्वास का भी भाव है, जहां प्रशांत प्यार के पौधे लहलाने का प्रण लेता है, कहता है ना आंसू से भीगे इस धरती पर, है ना, प्यार के पौधे लहलाएंगे। और कमली के प्रेम विवाह पर, ठीक है, स्त्री मुक्ति का प्रस्तावना भी है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे, स्त्री मुक्ति की प्रस्तावना भी दे देते हैं, कमली का प्रेम विवाह हो ही जाता है अंततः डॉक्टर प्रशांत से, ठीक है। इसमें क्रांति की चिंगारी भी है, आनंद का आभास भी है, ठीक है। कहना ना होगा, इसमें शूल भी है, फूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी है। लेखक ने सभी रंगों को व्यापक रूप से संयोजन किया। तो यही आप चाहे तो इससे कंक्लूजन लिख लीजिए, सबसे बड़ी बात है। कहना ना होगा, ये कंक्लूजन याद कर लो, ये बहुत जरूरी, याद कर लो, लिख दे रहा हूं भाई, याद कर लो कंक्लूजन, और इस आंसर को एकदम रट लो, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। हर एकदम रट लो, नीच जात लतियाए अच्छा, जितने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं एकदम घोंटे मार लें। मतलब ये आंसर आपको अपने सैंपल आंसर के तौर पे एकदम रखना है,
एग्जैक्ट आंसर है जो आपको एग्जाम में लिखना है 20 नंबर के प्रश्नों में, एग्जैक्ट ये बात आपको दर्शानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना है, ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले, डिस्कशन वाले पार्ट को। वो तो एकदम मतलब करवा ही दिया भाई, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन लिखा ही है, ठीक है, प्रदीप तिवारी सर ने लिखा ही, उसमें जो वैल्यू एडिशन कराना था मैंने करवा दिया, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक। पता नहीं क्यों दांत में बहुत दर्द लग रहा है, टॉफी खा ली। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है प्रश्न, नायकत्व की दृष्टि से मैला अंचल पर विचार कीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखो, रेणु खुद कह रहे हैं कि नायक क्या है, मेरीगंज गांव खुद है, सबसे बढ़िया नायक ही है, लेकिन कह रहा है विचार कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2-4 लोगों पे विचार करेंगे, प्रशांत, है ना, ठीक है, जो जो भी है देखेंगे आप कौन कौन सा कर सकते हैं, किसके किसके विचार कर सकते हैं, ठीक है। बामन दास, कालीचरण, ठीक है, और किसको नायक मान सकते हैं आप सोचिए, प्रशांत को मान सकते हैं, बामन दास को मान सकते हैं, कालीचरण पे मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इन तीनों में से किसी का भी महत्व अंचल की जितना नहीं है। अंततः प्रशांत भी जो नायक सर्वाधिक नायकत्व जो रखता है, वो खुद कह रहा है कि आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलाने के लिए यहीं पे काम करूंगा। उसका महत्व, अंचल को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है, अंचल के ही पूरे रंग, ऐसा नहीं कि प्रशांत शुरू से लेकर अंत तक नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक अंचल को ही पूरा कैनवस में अंचल के ही रंग भरे जा रहे हैं। भाई विद्यापति के गान दिख रहे हैं, ठीक है, जो चरवाहे हैं उनके गान दिख रहे हैं, ठीक है, जो है ना ये सब दिख रहे हैं, जो एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में चलती है वो दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के शोषण दिख रहा है, और खुद भी रेणु इस बात को कहते हैं कि शूल भी है फूल भी है में क्या वो कर रहे हैं, वो पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर, पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर मेरीगंज का ही वर्णन कर रहे हैं। तो मेरीगंज आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर इस उपन्यास में किसी बात पर फोकस किया है तो मेरीगंज पर फोकस किया है, उस अंचल पर फोकस किया है। तो अंचल ही क्या है, नाम भी मैला अंचल है, और अंचल पर ही सबसे ज्यादा अंचल के ही विभिन्न पक्षों को उभारा गया। तो आप कह सकते हो रेणु ने क्या किया, अंचल के ही विभिन्न पक्षों को उभारते हुए कहा है, इसमें फूल भी हैं सूल भी हैं, और इस प्रकार रेणु ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया है, अंचल को दिया। वो वाला लाइन याद रख लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, फूल भी हैं सूल भी हैं धूल भी हैं कीचड़ भी हैं गुलाब भी हैं, पता नहीं क्या क्या, सर्वाधिक महत्व अंचल को दिया है। तो अंततः नायकत्व किसका है, नायकत्व अंचल का है। तो आप क्या करेंगे, तीनों पे विचार करेंगे, ठीक है, तीनों पे विचार करेंगे तो आप यही बात कहेंगे, ठीक है, आप ये बात कहेंगे कि, है ना। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो कैसा होगा, इंट्रोडक्शन एकदम यही होगा, प्रेमचंद और रेणु की तुलना करते हुए। तो एकदम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे कि प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से, या जिस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से होरी जैसे साधारण पात्र को नायकत्व प्रदान कर दिया था, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में मैला अंचल ने क्या किया है, क्रांतिकारी तरीके से नायकत्व की सभी परिभाषा को ध्वस्त करते हुए, ठीक है, नायकत्व की सभी परिभाषा को ध्वस्त करते हुए ग्रामीण अंचल को नायक बना दिया है, ठीक है, ग्रामीण अंचल को नायक बना दिया है। रेणु स्वयं कहते हैं कि मेरीगंज, या रेणु स्वयं इसे आंचलिक उपन्यास बताते हुए मेरीगंज को देश के समस्त पिछड़े गांव का प्रतीक मानते हैं, ठीक है, देश के समस्त पिछड़े गांव का प्रतीक मानते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आप आएंगे इस वाले बात पर, ठीक है, नायकत्व के निर्धारण की समकालीन कसौटी यही हो सकती है कि पूरी रचना का कथानक किस चरित्र के इर्द गिर्द बुना गया है, किसके चरित्र के विविध पक्षों को उभारने का प्रयास लेखक ने किया है, कौन सा चरित्र पाठक के मन में गहराई से धस जाता है, ठीक है।
तो ये 3 कसौटी है भाई, किसी रचना का नायक कौन हो सकता है, 3-4 कसौटी है कि पूरी रचना कथानक किसके चरित्र के इर्द गिर्द। तो चरित्र प्रधान अगर आप देखोगे उपन्यास में दिव्या का पूरा उपन्यास किसके इर्द गिर्द है, अंशुमाला जो भी है, पृथुसेन के इर्द गिर्द थोड़ी ना है, पूरा दिव्या के इर्द गिर्द है पूरा उपन्यास, ठीक है। किसके इर्द गिर्द बुना गया है कथानक का चरित्र, दिव्या के। किसके चरित्र के विभिन्न पक्षों का उभारने का प्रयास लेखक ने किया है, दिव्या का। कौन सा चरित्र पाठक के मन में गहराई धर जाता है, दिव्या, क्योंकि अंतिम में वही स्वतंत्र होती है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये 3 कसौटी आपको बता देना है, फिर उस पर तुलना कर देना है, ठीक है। अब आप कहेंगे यदि किसी मानवीय चरित्र को दर्जा देना ही चाहें तो डॉक्टर प्रशांत, बामन दास या कालीचरण पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यदि विश्लेषण करें तो इनमें से कोई भी मेरीगंज का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण स्वरूप बामन दास जिंदगी भर कोशिश करता रहा कि इस अंचल के यथार्थ को बदलकर खूबसूरत बना सके, लेकिन अंचल का कठोर यथार्थ उस पर भारी पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। कालीचरण का क्रांतिकारी तेवर आकर्षित करता है किंतु उसका महत्व एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है, एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत के अगर चरित्र को देखें तो वह मेरीगंज में प्यार की खेती करना चाहता है, वह मेरीगंज में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को विचार करता है, ठीक है। आप इस बात को पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, मेरीगंज की विभिन्न समस्याओं को देखता है, उसके मन में कोयल की हुक है ना, वह दिल को अगम अगोचर जैसी चीज मानने पर विवश हो जाता है, ठीक है। मेरीगंज की सभी, ठीक है, समस्याओं के मध्य भी डॉक्टर प्रशांत को क्या करते हैं, वो जो उसकी संस्कृति है, मेरीगंज की जो संस्कृति है उसमें आस्वादन दिखने लगता है। तो ये सब कीवर्ड बताते आप बताओगे, लेकिन इसका भी महत्व, डॉक्टर प्रशांत का भी महत्व उतना नहीं है, क्योंकि मेरीगंज, ठीक है, मेरीगंज के हर घटनाओं को, हर ब्यौरे को, हर पक्ष को क्या किया है, पूर्ण रूप से उभारा गया है। तो फिर आप कंक्लूजन में वही फूल भी है सूल भी है, हर पक्ष को उभारा गया, बात बताएंगे। तो यहां पर देखो इसी बात को बताया गया है कि मेरीगंज को देखें तो नायकत्व का अर्थ ज्यादा खुलता है, नाम का तो नहीं, नायकत्व, ठीक है। लेखक ने भूमिका में घोषणा कर दी कि उपन्यास का कथानक घटना और चरित्रों से नहीं बल्कि अंचल से निर्मित हुआ है। सीधी बात है, कथानक ही अंचल है पूरा। ये डायरेक्ट, ये जो रेणु भाई साहब हैं, डायरेक्ट इस बात को कहते रहे। यह है मैला अंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया, मैंने इससे कोई गांव के पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर उपन्यास का कथानक क्षेत्र बनाया है। तो इन्होंने खुद ही बोला है भाई कि मैं ऐसा कर रहा हूं। सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार का दिखा है। पाठक स्वयं को मेरीगंज में महसूस होकर, इसलिए सांस्कृतिक और भौगोलिक वर्णनों की बाढ़ सी आती है। पूरा लोक भाषा का प्रयोग, आप ये बात बताइए, पूरा लिखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि लोक भाषा का प्रयोग, लोक कथानक का प्रयोग, ठीक है, लोक संस्कृति का प्रयोग, है ना, लोक समस्याओं का प्रयोग, सभी दिखा। और एग्जाम्पल देते जाइएगा जहाँ पे ज्योतिकी से लेके समस्या है ना, वो ज्योतिकी काका और वो क्या करते हैं, वो शीर्ष पर बैठे हुए सामाजिक, वही वाला, उनके आंसर से कुछ कुछ कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे नायक की पूरी धारणा ही मैलांचल ने बदल डाली, ठीक है, पूरी धारणा ही बदल डाली। और जो चरित्र पाठक के मन को स्पंदित करता है, उसकी स्मृतियों का स्थायी हिस्सा बन जाता है, वह मेरीगंज ही है, ठीक है, मेरीगंज ही है। डॉक्टर प्रशांत के बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा जरूर कीजिएगा, बीच में इनकी चर्चा जरूरी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, खेती वेती, जो भी खेती है वो करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैला अंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। पहले ही बता रहा हूँ, समझिएगा, मैला अंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इंट्रोडक्शन में फिर से मारिया एजवर्थ और फॉकनर को घुसाना है, ठीक है। तो आपको यही लिखना है कि मैला अंचल, ठीक है, या रेणु, इंट्रोडक्शन ही देगा कि कह रहा है मैला अंचल की भाषा शैली प्रकाश डालिए, तो इंट्रोडक्शन क्या देंगे, ठीक है। दत्वा इतना दर्द मन कर तोड़ दो दत्वा, बोला ही नहीं जा रहा एकदम, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। कह रहा है मैला अंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। फोकस क्या करना है, मारिया एजवर्थ और फॉकनर को यहाँ पे घुसाना। फिर फूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, लाना है, ठीक है। तो जैसे अब कैसे लाओगे, तो कंक्लूजन में लाओगे कि रेणु ने स्वयं घोषणा की है कि फूल भी है, सूल भी है, यही है, और इसकी भाषा शैली इनकी इस घोषणा में पूर्णतः सहायक सिद्ध हुई है। यही बात हो गया कंक्लूजन, समझिए मेरी बात। जब आपने कुछ प्री फैब्रिकेटेड रखा हुआ है ना पास में, आप एकदम कमाल करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। भाषा शैली पर प्रकाश डालने का एकदम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे,
भाषा शैली, और ये प्रश्न आ भी सकता है मेरे हिसाब से, बहुत 99% चांस है कि ये प्रश्न इस बार आ जाए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आप क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन प्रॉपर आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि ठीक है, मारिया एजवर्थ और फॉकनर की ठीक है आंचलिक उपन्यास की परंपरा को हिंदी साहित्य में लाते हुए फणिस रेणु ने न केवल अंचल को नायक के रूप में स्थापित करते हुए हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी परंपरा आरंभ की, बल्कि भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए भी एक नई सृजनात्मक उपलब्धि की है। तो ये बात आपको पूरा बताना है कि भाषा के स्तर पर भी सृजनात्मक उपलब्धि की है। ठीक है, अब 5-7 पॉइंट है, ध्यान रखिए, 5-7 पॉइंट है। पहली बात, देशज भाषा का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिए, क्यों देशज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो पहला पॉइंट यही बात बताएंगे। पहले बताएंगे देशज भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। और देशज क्यों, क्योंकि ये ग्रामीण संस्कृति, लोक जीवन की संवेदना को बहुत अच्छी प्रकार से व्यक्त कर पाती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, तो पहली बात आप ये बता के फिर एक्सप्लेन करेंगे क्यों, क्योंकि व्यक्त कर पाती है। क्यों, ठीक है, उदाहरण के लिए तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौआ ऐसे बोला जाता है, गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तो ये क्या देश शब्दावली, गम गम करने लगा, सारा गांव गमकने लगा एकदम। ठीक है, फिर अंग्रेजी शब्दों का क्या किया गया है, फिर दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, अंग्रेजी शब्दों को आंचलिक तेवर में बदल दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है आंचलिक तेवर से, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी वास्तविकता है कि अंग्रेजी के शब्द टूट फूट कर स्थानिक हो जाते हैं। ठीक है, उस स्थानिक तेवर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए वाइस चेयरमैन भैंस चरमन, रायबरेली को लाइब्रेरी, प्रोग्राम को पुलाग्राम। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है, तो जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं वो लिखिएगा और ये एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, ठीक है, रेणु यही नहीं रुकते बल्कि कहीं कहीं पर मानक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानक हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें तत्समी शब्दावली तथा संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली भी आई है, खासतौर पर उन स्थानों पर जहां पर डॉक्टर प्रशांत विचार मग्न होता है। ठीक है, विचार मग्न होता है, या रेणु को विचार प्रधानता दिखानी होती है। ठीक है, वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया। तो तीसरी बात हो गई कि मानक भाषा का प्रयोग, तीसरी बात हो गई। ठीक है, फिर भाषा शैली पर एक महत्वपूर्ण बात है आंचलिक शैली। लोकगीत, लोक संगीत के तत्व को अत्यधिक स्थान दिया है। लोकगीत हर जगह, तो भौजिया के गीत, विद्यापत के नृत्य, जाट जट्टिन के खेल पूरा दिखता है। साथ ही मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी मैलांचल में जगह जगह पर दिखाई देता है। जैसे माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। तो देखो, ये भी आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को एक पैराग्राफ में लिख दोगे, पॉइंट वाइज मत लिखना, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, ये बात समझना। फिर शब्दों में निहित ध्वन्यात्मकता और नादात्मक क्षमता को उभारा है। ठीक है, क्षमता को उभारा है, जैसे डिम डिमिक डिमिक, गिड़ गिड़ गिड़धा गिड़धा गिड़धा। ठीक है, चाहे आप वो भी याद कर सकते हो, क्या कहते हैं, एक लाइन ना कहीं मैलांचल के कुछ गीत को मैं सर्च करके दिखा देता हूँ असल में। अरे होई बिहने कुछ बचाइला हो रामा, कुछ कर लेना। ये याद कर लो। हाँ, आई रे होरिया आई रे फिर से आई रे, गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुंजल भारत अमहाई रे होरिया आई रे। इतना याद रख लो। ठीक है, इतना याद रख लो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, कोई इतना याद रख लो। ठीक है ना, आई रे होरिया आई रे
फिर से आई रे, गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गूंजल भारत अमहाई रे। तो क्या हो गया कि गीत लोक संगीत के साथ साथ पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है, विस्तार से वर्णन किया है। फिर है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है ना, कि और इस प्रकार किया है कि गद्य में पद की सुंदरता उत्पन्न होने लगती है। जैसे मैं आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, ठीक है। फिर बताएंगे अपनी भाषा शैली के माध्यम से रेणु ने अंचल के भूगोल के सुंदर बिंब तो बनाए ही हैं, ठीक है। भाषा शैली के माध्यम से अंचल के भूगोल के सुंदर, भाषा शैली बार बार जोड़ते रहना है, तथा विभिन्न चरित्रों को भी बिंबों में उतार दिया। उदाहरण के लिए गणेश की नानी बुढ़ापे में, फिर डॉट डॉट डॉट, सर के सफेद बालों के घुंघराले, या आप इतना ही कर लेना, गणेश की नानी बुढ़ापे में भी डॉट डॉट डॉट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है, इतना कर देना। फिर उन्होंने हास्य व्यंग का बहुत अधिक प्रयोग किया है ताकि आंचलिक जीवन को स्थिरता से दर्शा सके, ठीक है, ये दिखा सकते हैं। चेतना प्रवाह शैली और हास्य व्यंग शैली, ठीक है, इसका रेणु ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, ठीक है, हास्य व्यंग शैली का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। फिर आप ये बात बताएंगे चूंकि रेणु है ना, इस बात को बताएंगे चूंकि रेणु मैला अंचल के माध्यम से मेरीगंज को समस्त गांव का प्रतीक बताते हुए ग्रामीण यथार्थ को दर्शाना चाहते हैं, और वे इसका वर्णन फूल भी धूल भी वो करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें उनकी भाषा निर्विवाद रूप से सहायक सिद्ध हुई है। ये बताएंगे निर्विवाद रूप से सहायक सिद्ध हुई है, और इसे आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। मतलब पहला आंचलिक उपन्यास हिंदी का और सर्वश्रेष्ठ हो गया, सोचो कितनी बड़ी बात हो गई रेणु की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करके डॉट डॉट डॉट। तो हमारा मैलांचल भी समाप्त होता है, ठीक है, मैलांचल भी ये समाप्त हो जाता है। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, महाभोज, ठीक है। तो बी रेडी फॉर महाभोज, इसका एक बार रीडिंग करके आइएगा, ठीक है, खास तौर पे जो वो है, ठीक है। और ध्यान रखिए जब महाभोज हम करेंगे ना तो इसकी तुलना करते रहेंगे गोदान से। महाभोज लिखेंगे तो गोदान से तुलना करते रहेंगे, तत्कालिक राजनीति से तुलना करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।